नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश सर और आप सभी का स्वागत करता हूं सीकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं सन 2014 का जेट पेपर और इसका पूरा एनालिसिस अपन करेंगे और साथ में देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिकों से ज्यादा क्वेश्चन उठाए गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपके जेट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए आइए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन बोल रहा है कि बोहर परमाणु प्रतिरूप के अनुसार परमाणु के छोटे कक्ष के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एन एटम, the angular momentum of an electron in the fourth orbitals will be। डियर स्टूडेंट, बोहर ने पहले ही बता दिया था इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनमें कोणीय संवेग का मान mvr, इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। ये होता है डियर स्टूडेंट, कोणीय संवेग बराबर होता है NH अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। ये क्लियर हुई बात। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि बोहर मॉडल से द एंगुलर मोमेंटम ऑफ फोर्थ ऑर्बिटल, तो n की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पर 4 से कटेंगे ये 2 टाइम, तो ऊपर बचेगा आपके पास 2h अपॉन पाई। ऑप्शन में आ जाइए 2h अपॉन पाई। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही हुआ। इस टाइप का क्वेश्चन जेट में अक्सर पूछा जाता है। विद्यार्थी यहाँ पर ये ध्यान देना, इस वैरायटी को सीख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। देखो p संवेग वाले कण से संबंधित तरंग दैर्घ्य क्या होगा। व्हाट विल बी द एसोसिएट वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल हैविंग अ मोमेंटम p। तो यहाँ पर हमने देखा था डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। ध्यान दीजिए यहाँ पर डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ। डे ब्रोगली के अनुसार किसी गतिशील तरंग कण का तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा समानुपाती होता है 1 अपॉन पी, लैम्ब्डा बराबर h अपॉन पी या h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा h अपॉन पी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, ये लो जी। इलेक्ट्रॉन के मुख्य दिगंशी एवं चुंबकीय क्वांटम संख्याएं किस प्रकार। देखो क्वांटम संख्याओं का एक क्वेश्चन आता है। बेसिकली क्वेश्चन नॉर्मल होता है और कई बार अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इसलिए अगर आप जेट आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं और पेपर को फोड़ना चाहते हैं, पेपर को बिल्कुल से 40/40 करेक्ट करना चाहते हैं, तो डियर स्टूडेंट क्वांटम संख्या को कभी मत छोड़ना। क्वांटम संख्या का 99% एक क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिल ही जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या n, अजीमुथल क्वांटम संख्या ये हो गए l, और मैग्नेटम क्वांटम संख्या स्मॉल m, और इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंट, ये क्या क्या व्यक्त करती है। तो डियर स्टूडेंट, परमाणु का आकार मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या आकृति चुंबकत्व को गलत बात है, आकार सही बात है, अभिविन्यास गलत बात है, आकार गलत बात है, आकार अभिविन्यास और आकृति ये भी गलत बात है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है क्योंकि ये मुख्य क्वांटम संख्या रिप्रेजेंट करती है जिसे आप एल से डिनोट करते हैं। एल आपको आकृति का नॉलेज कराएगी, जैसे एल बराबर 0 है, एल बराबर 1 है, 2 है, तो एश ऑर्बिटल होगा पी और ये डी होगा। अभिविन्यास ओरिएंटेशन आपको 3D के अंदर बताती है मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, इसलिए इसका फोर्थ आंसर बिल्कुल करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, the physical and chemical property of an atom
पीरियडिक फंक्शन ऑफ दहर। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत लेवल से नहीं है और ऊपर से ही क्वेश्चन को यहाँ पर पूछा गया है। बोल रहा है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार भौतिक और रासायनिक गुण एक आवर्ती फलन होते हैं। तो ये सबको पता होगा, परमाणु भार के आवर्ती फलन होंगे, एटॉमिक वेट के आवर्ती फलन होंगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट मेंडलीव ने एक नियम दिया था जिसका नाम था आवर्त नियम, और इन्होंने बताया था कि आवर्त सारणी के अंदर आप बाएं से दाएं चलोगे तो परमाणु भार जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे आपको तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। किसी आवर्त में एक संक्रमण धातु श्रेणी में तत्व की परमाणु त्रिज्या में बहुत ही कम परिवर्तन होता है। देखो, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के एटॉमिक साइज में कम परिवर्तन मिलता है और वेरिएबल मतलब कि ज्यादा वेरिएबिलिटी यहाँ पर नहीं मिलती है। इसका कारण यह होता है कि इसके अंदर एक शील्डिंग इफेक्ट होता है, आवरण प्रभाव होता है, परिरक्षण प्रभाव होता है, यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर आपको ट्रू स्टेटमेंट को देखना है। स्टेटमेंट है, इन ए पीरियड एटॉमिक साइज इंक्रीज व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डियर स्टूडेंट, बाएं से दाएं जाने पर या लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज नहीं होती है, डिक्रीज होती है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका रॉन्ग हुआ। आपको चाहिए ट्रू स्टेटमेंट, तो इस चीज का ध्यान रखना है, सही वाला पूछ रहा है या गलत वाला पूछ रहा है, ठीक है ना। अगला है, क्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्साइड एजेंट देन आयोडीन। क्लोरीन और इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग की बात करें तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। क्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन आयोडीन। एल्काइली मेटल फॉर्म स्टेबल दिस पॉजिटिव कैटायन electronegativity of third transitional 3D के transitional matter series is less than second। हाँ भाई, तो यहाँ पर आपको अगर ट्रू स्टेटमेंट देखने को मिले तो ये वाला स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग कंफर्म होना ही है, ये भी आपका रॉन्ग है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ थर्ड ट्रांजिशनल मेटल सीरीज इज लेस देन द सेकंड, नहीं, थर्ड ट्रांजिशनल मेटल यानी कि 3D सीरीज और ये होती है 4D सीरीज। ये है थर्ड ट्रांजिशनल मेटल और इनका जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रांजिशनल मेटल सीरीज इज लेस देन सेकंड। देखो, थर्ड ट्रांजिशनल जो है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकंड ट्रांजिशनल मेटल के कंपेयर में अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें यह देखने को मिलता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार में वृद्धि होती है, क्लियर बात। और साइज में अगर वृद्धि होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू में क्या होगी, कमी होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ थर्ड ट्रांजिशनल मेटल सीरीज इज लेस देन सेकंड। तो यहाँ पर ये कम होनी चाहिए थी सेकंड वाले के कंपेयर में, थर्ड वाले की। ये बात सही है, नहीं है, यहाँ पर ये रॉन्ग बात है। इसका फोर्थ ऑप्शन आपको बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। क्षार धातु में स्थायी द्विधनाइन बनाती है, गलत बात है। एक आवर्त में 22 से दाएं जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, ये भी गलत बात है। क्लोरीन आयोडीन के अपेक्षा प्रबल ऑक्सीकारक है, ये भी गलत बात है, क्योंकि आयोडीन ज्यादा ऑक्सीकारक है। और अगर हम देखें क्षार धातु में द्विधनाइन तृतीय संक्रमण धातु श्रेणी के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता संगत, फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके सामने रहा। देखो, निम्न में से कौन सा अणु अष्टक नियम का पालन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉलो इज द ऑक्टेट रूल। इनमें कौन है जो अष्टक नहीं, PCl5 नहीं करता है। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, तो 5 क्लोरीनों के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से। तो इसके पास आपके पास हो जाएंगे टोटल मिलाकर के 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि PCl5 के अंदर फास्फोरस जो आपका सेंट्रल एटम है ये ऑक्टेट रूल्स का फॉलो नहीं करता है, क्योंकि इसके पास ऑक्टेट रूल से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये गलत बात है। BF3 भी नहीं होगा क्योंकि बोरॉन के पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
गए 1 2 3 और 3 क्लोरीनों से यहाँ पर अगर बॉन्ड बनेगा तो आप ही बता दीजिए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट रूल्स तो इसने भी फॉलो नहीं किया, ये भी नहीं करता है। NaCl बिल्कुल सही है क्योंकि Na प्लस होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद अपने बाह्यतम शेल के अंदर क्या कर लेता है, 8 इलेक्ट्रॉन करता है। और क्लोरीन भी क्या करता है, 2 8 7 होता है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये 2 एडेड, यानी कि यहाँ पर NaCl बिल्कुल सही आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं अपन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। देखो, पहचान के नियम के संदर्भ में बैरियम क्लोराइड स्ट्रोंशियम क्लोराइड के गलनांक का सही क्रम है। पहचान के नियम में से भी यहाँ पर अक्सर क्वेश्चन आता है, पहचान के नियम में से भी यहाँ पर क्वेश्चन आता है, तो इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पहचान का नियम क्या काम करता है, ध्रुवणता की बात करता है, तो इसके अंदर आपको पहला ऑप्शन सही मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर अगर हम चले तो ये रहा आपके सामने। देखो, टी आकृति के ClF तरह में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और एग्जिस्ट इन द टी शेप ClF3 मॉलिक्यूल्स। देखो, प्रेम से देखे इसे, ये क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं। डियर स्टूडेंट, 3 क्लोरीन यहाँ पर आपको छोड़नी है। इस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगा, एक एलपी है, एक सिग्मा, अगला सिग्मा, नेक्स्ट सिग्मा, सिग्मा सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर आपको जोड़ने होते हैं, ठीक है ना। अगर सिग्मा बॉन्ड आप यहाँ पर जोड़ोगे तो देखना है 1 2 3 और 5, तो 5 सिग्मा बॉन्ड हुए, तो 5 यहाँ पर आपको कक्षा काम में लेने हैं। एक तो लेना है एस का, 3 हो जाएगा पी का और 1 हो जाएगा डी का, हो गया ना sp3d। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हुआ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, 1 मिनट यहाँ पर। देखो, क्वेश्चन है अभिक्रिया Au2O3 प्लस 3H2O2 इक्वल 3Au प्लस 3 मोल H2O प्लस O2 में H2O2 क्या है। देखो, H2O2 ऑक्सीकारक और अपचयक दोनों होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑक्सीकृत और अपचयित दोनों होते हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा क्वेश्चन है, यदि अभिक्रिया H2 प्लस I2 इक्वल टू HI प्रारंभ में हाइड्रोजन के A और B मोल यहाँ पर लिए जाते हैं तथा साम्यावस्था पर 2 मोल HI की प्राप्ति होती है, तो इसके लिए आपको देखो करना क्या है। ये इक्वेशन आपको गिवन है डियर स्टूडेंट, H2 प्लस I2 इक्वल और ये 2HI। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको करना कुछ भी नहीं है। इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A है, इसकी B है, इसकी 0 होगी, ठीक है। यहाँ पर डिसोसिएशन की मात्रा अगर देखें, वियोजन की मात्रा, तो वो अल्फा होगी, तो 1 माइनस A माइनस अल्फा, और ये हो जाएगी B माइनस अल्फा, और ये बनेगी 2 अल्फा। इसको X भी मान सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन के अनुसार X ले लिया जाए तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है केशी की वैल्यू क्या होगी, तो देखो केशी की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो फॉर्मूला लिख जाएगा, HI की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में H2 और मल्टीप्लाई I2 बराबर, ये देखो प्रोडक्ट है, ये उत्पाद है और ये वाले है रिएजेंट, तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएजेंट की कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो, प्रश्न के अनुसार आपने देखा, इक्वेशन को सेट किया, यहाँ पर 2x आया, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, 2x का स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स, और ये हो जाएगा आपका b माइनस एक्स, ठीक है। H2 की कॉन्सेंट्रेशन ये बचेगी और ये इसकी रहेगी, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर और नीचे ये वाली चीजें वापस से आ जाएगी, तो ऐसा ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दिखाई देगा, अतः इसका सही विकल्प हुआ ऑप्शन नंबर 4। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो रसायन गतिकी केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, केमिकल काइनेटिक्स से यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है और ये जो समीकरण है ना, इसको बोलते हैं आर्यनीय समीकरण में क्या सही है। इन दिस इक्वेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स के बराबर ए की पावर माइनस ई अपॉन आर टी में क्या सही है, आपको मैं बता देता हूं यहाँ पर क्या सही है। के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में है आर और ये टी। देखो ये इक्वेशन है, इसका नाम होता है, नाम से भी ध्यान रखना है, आर्यनीयस इक्वेशन या आर्यनीयस समीकरण इसे कहा जाएगा। यहाँ पर कौन क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो इक्वेशन में क्या सही है, इसको बोलते हैं बच्चों वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक वेलोसिटी कांस्टेंट, ए है यहाँ पर पूर्व चर घातांकी गुणांक, चर घातांकी गुणांक, और देखो ए है यहाँ पर है सक्रिय ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी, और आर की बात अगर करें तो ये गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, और टी है यहाँ पर टेम्परेचर। अब लगा लीजिए सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, ये सक्रिय ऊर्जा है, संक्रमण नहीं है, यहाँ पर सक्रिय ऊर्जा है यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी, बात सही है, बाकी तो फिर सारे गलत है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। देखो यदि BaSO4 की जल में विलेयता 250 डिग्री ताप पर इतनी दी गई है तो ग्राम प्रति लीटर है, तो विलेयता गुणन क्या होगा। देखो इसके अंदर आपको करना क्या होता है, ये BaSO4 है, इसको वाटर में अगर आप डालोगे तो Ba+2 और SO4-2 आयन यहाँ पर बनने वाला है। डियर स्टूडेंट, इसकी विलेयता अगर H है, सॉल्युबिलिटी इसकी भी S होगी, बराबर आपसे पूछेगा KHP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट H² होगा, यानी कि जो सॉल्युबिलिटी आपको गिवन है 0.0223, जैसा कि आपको डेटा दिया हुआ है 0.0223, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे दो बार 0.00233, तो आपको इनको मल्टीप्लाई करने पर कुछ इस तरीके के डेटा आपको प्राप्त होने वाला है 53, जो कि इस ऑप्शन के अंदर मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। अतः इस क्वेश्चन को हम यहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर डाटा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो या तो हो सकता है कंप्यूटर टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है, बाकी इस टाइप से इसका आंसर निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम आगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन है n/100 नॉर्मल गिवन है, हमें NaOH विलयन का pH ज्ञात करना है। द pH वैल्यू ऑफ n/100 NaOH सॉल्यूशन H। देखो ये बैच है, ये बैच है, तो इसके लिए आपको पहले pOH निकालनी होगी। यहाँ पर आपको क्या गिवन है, n/100, इसको लिख सकते हैं आप 10⁻⁻² नॉर्मल, नॉर्मेलिटी कितनी है 10⁻⁻। तो इसके लिए pOH निकाल लीजिए प्यारे बच्चों, माइनस का लॉग और ये 10⁻², इसको सोल्व करोगे आप, प्लस का 2 log 10 होगा, log 10 की वैल्यू 1 होगी और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो आपको 2 प्राप्त होगा। तो इसके लिए pOH की अगर मैं बात करूं तो वो प्राप्त होती है 2। क्लियर हुई बात। लेकिन हमसे पूछा गया है pH, तो अगर हमें pOH ज्ञात है तो ये आपको फॉर्मूला लगाना चाहिए और इस फॉर्मूले के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। देखो pOH की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई है, इसको सोल्व करेंगे, +2 बराबर 14 एंड pH बराबर हो जाएगा 14 - 2 बराबर 12। तो बेस है, तो डियर स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है 7 से ज्यादा तो वैसे भी आने वाली है, तो ये 12 इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की उदासीनीकरण की ऊष्मा का मान कैलोरी प्रति मोल में कितना होता है।
तो यहाँ पर आपको द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के हीट के बारे में बात कर रहा है, और किलो कैलोरी प्रति मोल के हिसाब से बिग बेस है, तो यहाँ पर आपका लेस देन 13.6 13.6 से कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर बिल्कुल सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 16 नंबर का, किसी कोलाइडल विलयन की रक्षण सामर्थ्य क्या कहलाती है? इसको गोल्डन नंबर के अंदर मेजर किया जाता है, स्वर्ण संख्या को लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है गोल्डन नंबर है, स्वर्ण संख्या इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन है पिघले मेड से फफोलेदार तांबा किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो वो होता है वैश्यमराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ बाय व्हिच ब्लिस्टर कॉपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मोल्टन। यहाँ पर मेथड पूछा है, इसका नाम है वैश्यमरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा, बॉक्साइट शोधन के किस प्रक्रम में इसे 1800 डिग्री पर गर्म करने पर तथा नाइट्रोजन की धारा में गर्म किया जाता है? तो ये आपको बताना है कौन सा प्रक्रम है जिसके अंदर ये गैस कीजिए। यहाँ पर अगर आपने इसको पढ़ रखा है तो बिल्कुल से आप गैस कर सकते हैं। आता हूं मैं भी 2 मिनट में। आई होप आपने इसको गैस कर लिया होगा और इसके सही आंसर तक आप पहुंच चुके होंगे। बिल्कुल से मेटलर्जी से उठाया गया क्वेश्चन है 18 नंबर का। तो इसके अंदर देखो 3 प्रोसेस होते हैं, एक तो बैर प्रक्रम होता है, एक हॉल प्रक्रम होता है और एक होता है शर्बैक प्रक्रम, शर्बैक प्रोसेस, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट जैसा कि यहाँ पर है तो वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा शर्बैक वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा यौगिक रंगहीन है? तो वो होता है Cu2Cl2। ये कलरलेस होता है क्योंकि इसके पास कॉपर +1 अवस्था में है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर में है और s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था, तो d के अंदर सारे कपल्ड में है, ठीक है ना, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय होगा। संक्रमण धातुओं के उत्प्रेरक गुण निम्न में से कौन सा गुण उत्तरदायी है? Which of the following property is responsible for catalyst characteristics of a transitional metal? तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर का जो इसके अंदर प्रॉपर्टी होता है उसके कारण ऐसा होता है। नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से sp2 संकरण वाले अणुओं का समूह कौन सा है? तो यहाँ पर आपको बता देते हैं, फोर्थ वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल इसके लिए फिट बैठता है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ। ये क्वेश्चन जीओसी में से था। अगला क्वेश्चन है, मुक्त मूलक का निर्माण होता है समान विखंडन से। देखो जैसे ये कोई 2 परमाणु है, अल्ट्रावायलेट प्रकाश की उपस्थिति में बनता है मुक्त मूलक, तो यहाँ से समान रूप से इस बॉन्ड को तोड़ा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें 2 इस टाइप की स्पीशीज प्राप्त होती है जिनको बोलते हैं फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल होती है बहुत ज्यादा एक्टिव क्रियाशील। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, -I प्रेरणी की प्रभाव का सही क्रम क्या है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ। तो इसके लिए आपको थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने, देखो परऑक्साइड की उपस्थिति में अगर प्रोपिन और HBr की योग करवाया जाए तो यहाँ पर योग एंटी मार्कोनी के नियम से होता है, और एंटी मार्कोनी के नियम के अनुसार देखो क्या बनना चाहिए, एन प्रोपिल ब्रोमाइड बनना चाहिए। ये है CH डबल बॉन्ड CH2 और ये आपका है योग कराना है HBr का, और इसकी उपस्थिति में
पेरोक्साइड की परचेंज के अंदर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो योग होगा वो चलता है एंटी मार्कोनी के नियम अनुसार। एंटी मार्कोनी से योग होगा, हैलोजन यहाँ जुड़ेगा, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगी जहां पर हाइड्रोजन कम है। तो इस कंडीशन में आपको जो साल्ट प्राप्त होने वाला है उसको बोलेंगे 1 ब्रोमो प्रोपेन या नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड। ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये आ गया 25वां। देखो, निम्न में से कौन सा एक अप स्पॉट रोधी है? तो वो होता है टेट्रा एथिल लेड, टेट्रा इथाइल लेड। ये रहा आपका टेट्रा इथाइल लेड, यानी कि C2H5 इसको इथाइल बोलते हैं, और ये 4 होती है टेट्रा, और ये Pb। ये हो गया आपका टेट्रा एथाइल लेड। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल है सही हुआ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। ग्रिंडगार्ड अभिकर्मक के जल अपघटन से, क्या बात है, क्वेश्चन कितना बढ़िया है। देखो RMgX ये होता है ग्रिंडगार्ड अभिकर्मक। RMgX ये किसी भी प्रोटॉन युक्त स्रोत से क्या करता है, प्रोटॉन युक्त स्रोत से रिएक्ट करता है, तो आपको बता देते हैं ये एल्केन बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हुआ। अच्छा क्वेश्चन है, ये आना चाहिए था ऐसा। देखो, एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में करवाई जाए। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। नाम वाली रिएक्शन है ये, नेम रिएक्शन है डियर स्टूडेंट। तो ऐसी रिएक्शन में से 1 या 2 क्वेश्चन आपके कंफर्मली आते रहते हैं। तो इसको बोलते हैं कोर्स अभिक्रिया। कोर्स हीटिंग अलग होती है, कोर्स रिएक्शन अलग होती है। ये होती है एल्किल हैलाइड, और ये हो गया आपका 2 मोल सोडियम, और यहाँ पर ईथर की प्रेजेंस के अंदर हो रही है, NH बाहर निकल जाएगा, इसके अंदर आपको एल्केन प्राप्त होगी। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया को कोर्स रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। एक एल्किन एवं परक्यूरिक एसिडेट की जल की उपस्थिति में प्राप्त मध्यवर्ती अपचयन से अंतिम उत्पाद आपको एल्कोहल प्राप्त होती है डियर स्टूडेंट। एल्कोहल आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखो, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के रजत लवण से एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की अभिक्रिया। ये रिएक्शन अगर आपने देखी हो तो देख लीजिए, नहीं देखी हो तो भी देख लीजिए। इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन की उपस्थिति में, अगर मैं ब्रोमीन के साथ ब्रोमीन लिक्विड की उपस्थिति में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के रजत लवण से एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की अभिक्रिया का नाम क्या है? CCl4 की उपस्थिति में होती है, और इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट हुन्स-डीकर अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण के साथ होती है, और इसके अंदर RBr आपको प्राप्त होगा। 78 डिग्री टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है। एल्किल ब्रोमाइड यहाँ पर प्राप्त होती है। नाम होता है इसका हुन्स-डीकर, और नोमेन रिएक्शन में से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30। इथाइल हैलाइड से डाई इथाइल ईथर प्राप्त करने की अभिक्रिया किस प्रकार का? तो वो होती है NHR अभिक्रिया। नाभिक स्नेह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द कॉमन नेम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31। देखो, ल्यूकास परीक्षण में यदि अल्कोहल तुरंत अम्लीयता प्रदर्शित नहीं करता है तो संभावित अल्कोहल कौन सा होगा? तो 3 डिग्री अल्कोहल होता है, वह कुछ ही सेकंडों में रिएक्ट हो जाता है, और 2 डिग्री जो अल्कोहल होता है सेकेंडरी अल्कोहल, उसमें मिनटों का टाइम लगता है, और प्राइमरी जो अल्कोहल होता है उसमें कई हावर्स का टाइम लगता है। सबसे ज्यादा टाइम पीरियड प्राइमरी के अंदर लगता है, यानी कि तुरंत अम्लीयता की बात कर रहा है। यानी कि इन द ल्यूकास टेस्ट if alcohol does not give turbidity at once then the tested alcohol may be। तो यहाँ पर हो सकता है, ये स्टूडेंट आंकड़े सभी से यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो टाइमिंग की बात ये नहीं कर रहा है, इसलिए प्राइमरी अथवा द्वितीयक अल्कोहल यहाँ पर है, हो सकता है। तो ये आपका मोस्ट करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं
तो इसका पहला आंसर ही आपका मोस्ट करेक्ट की कैटेगरी में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटाल्डिहाइड को किसके शुष्क आसवन द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं? तो कैल्शियम एसीटेट एंड कैल्शियम फॉर्मेट के माध्यम से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं एसिटाल्डिहाइड को। अगला क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक अम्लों में निम्न में से कौन सी अभिक्रिया में हाइड्रोक्सिल समूह कौन सी अभिक्रिया में हाइड्रोक्सिल समूह का प्रतिस्थापन नहीं होता है? तो वो होती है अल्कोहल में अपचयन के समय। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर रिडक्शन ऑफ द अल्कोहल्स। अगला क्वेश्चन 34 है क्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। तो क्लोरोएसिटिक एसिड जो होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एसिटिक एसिड, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन परमाणु जो होता है ना वो माइनस आई प्रभाव यानी कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, जिससे क्या होता है OH बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी कम हो जाती है और प्रोटॉन का निष्कासन यानी कि रिमूवल ऑफ प्रोटॉन इज इजी, और इजी होने से क्या होगा एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा बन जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा क्लोरो समूह के माइनस आई प्रभाव के कारण विकल्प नंबर 4 बिल्कुल इसका सही हुआ। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का है अमाइड की ब्रोमीन से कास्टिक पोटास के आधिक्य में अभिक्रिया क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन न्यूमैन रिएक्शन है। तो डियर स्टूडेंट 25 से 30 न्यूमैन रिएक्शन जो अच्छी होती है एग्जामों में अक्सर आती रहती है, उनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। आपके कम से कम 2 क्वेश्चन तो श्योरली जेट एग्जाम में कंफर्म होने ही वाले हैं। यूं मान के चलो आप यूरिया को 150 डिग्री पर गर्म कर दिया जाए तो एक ठोस पदार्थ प्राप्त होगा। अ सॉलिड सब्सटेंस फॉर्मेड बाय हीटिंग ऑफ यूरिया एट 150 डिग्री सेल्सियस। तो वो पदार्थ होगा आपका ये वाला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा जब एनिलीन नाइट्रस अम्ल से किसी अम्ल की उपस्थिति में 0 डिग्री पर क्रिया करती है तो प्राप्त लवण डाइएजोनियम साल्ट होता है। डियर स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देखना डाइएजोनियम साल्ट होता है। रिएक्शन इसकी कुछ इस तरीके से चलती है, ये होती है एनिलीन, इसकी अभिक्रिया आपको करवानी होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ये 0 डिग्री या 5 डिग्री इसकी उपस्थिति में NaNO2 के साथ, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको डाइएजोनियम साल्ट प्राप्त होता है और डाइएजोनियम साल्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी तो नाम वाली रिएक्शन में से सैंडमाइर डाइएजोटीकरण। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने आ चुका है फिनॉल जिंक धातु चूर्ण के साथ आसुत करने पर, देखो काफी अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिनॉल की रिएक्शन है। वन डिस्टिलेशन ऑफ फिनॉल विद जिंक मेटल पाउडर एट गिवन। देखो ये होती है फिनॉल, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों फिनॉल, ठीक है। फिनॉल की अभिक्रिया अगर हम जिंक मेटल के साथ कराते हैं तो यहाँ पर हमें प्योरली बेंजीन प्राप्त होती है। इस तरीके से इस समीकरण को ध्यान रखना, काफी अच्छी इक्वेशन है। तो बेंजीन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, ये रहा वल्कनीकरण करने से, यानी कि वल्कनीकरण में क्या होता है जो नेचुरल रबर होता है ना वो अच्छा नहीं होता है क्वालिटी वाइज, तो उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, ऑक्सीकरण का विरोधी बनाने के लिए, जल आदि से क्रिया नहीं करवाने के लिए और रबर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए सल्फर के साथ गर्म करने का जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं वल्केनाइजेशन या रबर का वल्कनीकरण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्यादा भंगुर टूटने वाला, ज्यादा इलास्टिक गलत बात, ज्यादा कठोर बिल्कुल सही बात है, और हार्ड हो जाएगा यानी कि थोड़ी क्वालिटी में सुधार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा यौगिक अप्राकृतिक शर्करा के रूप में होता है? देखो ग्लूकोज एक शुगर है लेकिन नेचुरल है, सुक्रोज भी नेचुरल शुगर है, माल्टोज होता है ये भी आपका नेचुरल शुगर है, एस्पार्टेम ये आपका नेचुरल नहीं है, सैकरिन, एलिटेम, एस्पार्टेम ये सब होते हैं ना
सैकरिन, एलिडेम, एस्पार्टेम, ये होते हैं डियर स्टूडेंट नेचुरल नहीं होते हैं, ये आर्टिफिशियल होते हैं, कृत्रिम, इनको बोलेंगे हम आर्टिफिशियल। क्लियर हुई बात? तो ये था आपके 40 क्वेश्चनों का सेट, 2014 में पूछे गए क्वेश्चनों का पेपर है ये, और आपने इसको बहुत अच्छे से देखा होगा, पूरा एनालिसिस किया होगा, कहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन जेट एग्जाम के अंदर आते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के अंदर।